हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापति कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने मुगलकालीन प्रशासन अपन पढ़ चुके हैं। मुगलकालीन जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन मुगलकालीन सैन्य प्रशासन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही मुगल साम्राज्य के अंदर जो लैंड रेवेन्यू था, जो भू राजस्व था, वो किस प्रकार लिया जाता था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलें पढ़ते हैं अपन सैन्य प्रशासन। मुगलकालीन सैन्य प्रशासन देखना, जो सैनिक थे वो दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। पहला प्रकार था अहदी का तथा दूसरा जो प्रकार था वह था दाखिली का। जो अहदी सैनिक होते थे वह सीधे बादशाह से संपर्क में रहते थे। सीधे बादशाह के संपर्क में रहते थे। और जो दाखिली थे वह प्रांतीय गवर्नर या मनसबदारों के नेतृत्व में कार्य करते थे या नियंत्रण में रहते थे। या मनसबदारों के नियंत्रण में रहते थे। अहदी और दाखिली। जो अहदी थे उसके दो पार्टीशन थे। पहला पार्टीशन था पैदल और दूसरा पार्टीशन था घुड़सवार। दो पार्टीशन थे पैदल एवं घुड़सवार का। सैनिक प्रशासन, सैनिक दो प्रकार के थे। सैनिक दो प्रकार के, पहला अहदी, दूसरा दाखिली। अहदी थे जो सीधे बादशाह के संपर्क में थे। दाखिली थे वो प्रांतीय गवर्नर या मनसबदारों के संपर्क में थे। अब जो अहदी थे इनके दो पार्टीशन हैं। पहला है पैदल, दूसरा है घुड़सवार। अब देखना, पैदल के भी पार्टीशन हैं। पैदल हैं, पहला पार्टीशन है पैदल का दो पार्टीशन है। पहला है एहसान और दूसरा है सहबंदी। दो पार्टीशन है इसके। एहसान या सरबंदी। जो घुड़सवार हैं इनके भी दो पार्टीशन हैं। पहला पार्टीशन है इनका बरगीर और दूसरा है
सीलेदार। सीलेदार। वापस रिपीट कर रहा हूं, पैदल, घुड़सवार, पैदल के एहसाम एवं सहबंदी, घुड़सवार के पार्टीशन, बरगीर और सीलेदार। अब देखना होता क्या है, जिस प्रकार से सैन्य व्यवस्था का वर्णन हमें मिलता है मुगल काल का, उसके अकॉर्डिंग जो बादशाह की सेना हुआ करती थी वो सबसे ज़्यादा लंबी होती या सबसे ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। आफ्टर देन बादशाह को जब प्रांतीय गवर्नर या मनसबदारों से सैन्य सहायता चाहनी होती थी, इनके पास सैनिकों का एक ही प्रकार रखा जाता था जिसे कहते थे दाखिली, जो कि मनसबदारों के पास होती और सीधे बादशाह के संपर्क में होती, उसे कहा जाता है अहदी, सीधे बादशाह के संपर्क में। आफ्टर देन अहदी के दो पार्टीशन, पैदल और घुड़सवार। पैदल के भी दो पार्टीशन, एहसाम और सहबंदी, और घुड़सवार के दो पार्टीशन, बरगीर और सीलेदार। अब देखना इसमें ये होता क्या है, दाखिली के आगे पार्टीशन, ये दाखिली यहीं तक है। अब देखिए एहसाम क्या होता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो एहसाम होते थे वह युद्ध के मैदान में युद्ध करते थे तथा जो सहबंदी होते थे वह माल गुजारी का काम करते थे। माल गुजारी का काम करते थे। आफ्टर देन घुड़सवार के दो पार्टीशन आते हैं, जिसमें पहला पार्टीशन आता है बरगीर। जो बरगीर थे उनको अस्त्र शस्त्र बादशाह के द्वारा दिया जाता था। अस्त्र शस्त्र बादशाह के द्वारा दिया जाता था तथा जो सीलेदार थे उनको अपने स्वयं के अस्त्र शस्त्र रखने होते थे। समझना इनको होता क्या है। एहसाम सीधे बादशाह के संपर्क में है, युद्ध के मैदान में युद्ध करने का कार्य करते थे। आफ्टर देन सहबंदी माल गुजारी का काम करते थे। जैसे कि अपन युद्ध के मैदान में देखते हैं कि कहीं भारी तोपें हुआ करती थी, हल्की तोपें हुआ करती थी, प्लस सैनिकों की जो रसद संबंधी आपूर्ति होती थी वह उनको ले जाने लाने का काम यह सहबंदी सैनिक करते थे। क्योंकि जो पूर्व में अपन मुगल काल पढ़ते हैं कि युद्ध कई दिनों तक 5-7 दिन तक नॉर्मली वे में युद्ध होते थे, तो युद्ध के सैनिकों के लिए राशन संबंधी आपूर्ति की पूर्ति की जाती थी सहबंदी के द्वारा। जो माल गुजारी का काम होता था वह सहबंदी के द्वारा किया जाता था तथा एहसाम होते थे वो युद्ध के मैदान में युद्ध किया करते थे। आफ्टर देन जो घुड़सवार होते थे उनमें एक बरगीर होता है। बरगीर को जो अस्त्र या शस्त्र युद्ध करने के लिए जो अस्त्र और शस्त्र हैं वो बादशाह स्वयं देगा। बादशाह के अस्त्र शस्त्र से वह युद्ध करेगा तथा जो सीलेदार हैं
इन सिलेदार घुड़सवारों को क्या है कि अस्त्र शस्त्र अपने स्वयं के लाने होते थे, अर्थात सिलेदार हैं वह अपने अस्त्र शस्त्र को सील कर लाते थे, सील कर लाते थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आफ्टर देन ये तो थी सैन्य प्रशासन। अब कुछ तोपखाने का भी जिक्र होता है। तोपखाना, मुगलों की सबसे बड़ी ताकत थी तोपखाना। तो तोपें हुआ करती थी, वह 2 प्रकार की हुआ करती थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो हल्की तोप और दूसरी भारी तोप। हल्की तोप तथा भारी तोप। भारी तोप होती थी, इन्हें दुर्ग या किलों में ही रखा जाता था, तथा जो हल्की तोपें हुआ करती थी, इन हल्की तोपों को युद्ध के मैदान में ले जाया जाता था। युद्ध के मैदान में ले जाया जाता था। अब समझना, यहाँ पे हल्की तोपों के कई नाम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला गजनाल। जो ये गजनाल होती थी, इसको हाथियों के द्वारा खींचा जाता था। आफ्टर देन दूसरी आती हैं सूत्रनाल। सूत्रनाल को ऊंटों के द्वारा खींचा जाता था। तथा जो तीसरी तोप आती हैं वो आती हैं नरनाल। इस नरनाल तोप को मनुष्य या मानव के द्वारा खींचा जाता था। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। तोपखाना, मुगल काल अपने तोपखाने के लिए प्रसिद्ध था। तोपें हुआ करती थी, वो 2 प्रकार की थी, एक हल्की तोपें और दूसरी भारी तोपें। भारी तोपें तो दुर्ग में ही रखी जाती थी, उनको हटाया नहीं जाता था। आफ्टर देन युद्ध के मैदान में हल्की तोपें ली जाती थी, जिसमें प्रमुख रूप से आती हैं गजनाल, सूत्रनाल और नरनाल। यह प्रमुख रूप से आती हैं। गजनाल, गज यानी हाथी, हाथी के द्वारा जिस तोप को खींचा जाता था वो गजनाल। सूत्रनाल, ऊंटों के द्वारा जिसको खींचा जाता था वह सूत्रनाल। तथा नरनाल, मनुष्य के द्वारा जिसको खींचा जाता था वह नरनाल। ये थी इनकी तोपों की कहानी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखना, मुगल काल में हमें हाथियों की सेना का भी उल्लेख मिलता है। हाथियों की सेना का भी उल्लेख मिलता है, जिसे कहा जाता था हस्ती सेना। हाथियों की सेना का उस समय नया नया क्रेज था। इसमें एक कंसेप्ट आप ध्यान रखना, अकबर की हस्ती सेना अकबर की हस्ती सेना को खास नाम से जाना
जाता है। आफ्टर देन अपन जब हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हैं 21 जून 1576 वाला महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य, तब कहा जाता है कि महाराणा प्रसाद का एक घोड़ा था, एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। जब महाराणा प्रताप अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो अकबर इस राम प्रसाद को ले लेता है तथा इसका नाम चेंज कर देता है, इसका नाम रख देता है पीर प्रसाद। कौन सा प्रसाद? पीर प्रसाद। अकबर के समय से हमें हस्ती सेना का उल्लेख मिलता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यह पूछा गया है कि अकबर ने जो महाराणा प्रताप का हाथी छीना था उसका क्या नाम था, तो ध्यान रखना राम प्रसाद नाम होता है उसका। तो आफ्टर देन अकबर जीतने के पश्चात उसका नाम पीर प्रसाद कर देता है। वापस रिपीट करता हूँ, हाथियों की सेना को हस्ती सेना भी कहा जाता है। अकबर की हस्ती सेना को किस नाम से जाना जाता है? खास नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में सैनिक प्रशासन के बाद में अपना आता है अगला टॉपिक मुगल कालीन भू राजस्व। भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू। अब देखना, मुगल काल में जो जमीन थी वो 3 प्रकार की थी। पहली जमीन थी खालसा। खालसा जो जमीन थी वो सीधे केंद्र के नियंत्रण में थी। सीधे केंद्र के नियंत्रण में थी। दूसरी जो जमीन का प्रकार आता है वो आता है जागीर, जो कि मनसबदारों के नियंत्रण में थी। जो कि मनसबदारों के नियंत्रण में थी। तथा तीसरी जमीन का नाम आता है मदद ए मास, या इसको एक अन्य नाम भी कहा जाता है सरयुगल। एक अन्य नाम सरयुगल भी इसका मिलता है। अब देखना, 2 प्रकार की जमीन, एक तो खालसा जो केंद्र के नियंत्रण में है, दूसरी जागीर जो कि मनसबदारों के नियंत्रण में, तीसरी है मदद ए मास। यहाँ से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पुटअप होकर आए हैं। ध्यान रखना, मदद ए मास या सरयुगल क्या होता है? इस भूमि को कहा जाता है धार्मिक अनुदान की भूमि। धार्मिक अनुदान की भूमि मदद ए मास या सरयुगल को कहा जाता है। अब ये मदद ए मास थी, यह 2 प्रकार से डोनेट की जाती थी। एक एमा तथा दूसरा वक्फ। 2 प्रकार की हुआ करती थी। मदद ए मास जो जमीन थी, भूमि थी, वो 2 प्रकार की थी, एमा और वक्फ। अब देखना इसमें एमा क्या होता है। एमा होता है किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष को दी गई जमीन या भूमि। तथा एक आता है वक्फ। वक्फ जमीन होती हैं जो किसी समाज विशेष को दी जाती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक अपना मुगल कालीन लैंड रेवेन्यू, यहाँ भू राजस्व। भू राजस्व के अंतर्गत जो जमीन थी वो 3 भागों में डिवाइड थी। पहली खालसा, दूसरी जागीर, तीसरी मदद ए मास या सरयुगल। खालसा थी वो सीधे केंद्र के नियंत्रण में थी। जागीर भूमि थी वह मनसबदारों के नियंत्रण में थी। तथा मदद ए मास या सरयुगल ये धार्मिक अनुदान, रिलीजियसन डोनेशन, धार्मिक अनुदान से संबंधित जमीन थी, उसे मदद ए मास या सरयुगल कहा जाता था। यह 2 भागों में विभक्त थी, पहली एमा तथा दूसरी वक्फ। एमा
एमा धार्मिक अनुदान की भूमि है, बट एमा में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को दी गई उसे कहा जाएगा एमा, तथा किसी समाज विशेष को अगर डोनेट की जाती हैं तो उसे कहा जाएगा वक्फ। यहाँ से कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पुट अप हुआ है एमा और वक्फ से लेकर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप इसका। उसके बाद में (1570) में टोडरमल द्वारा भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। जो टोडरमल होता है वह भूमि को 4 भागों में बांटता है। प्रथम भाग होता है पोलज। पोलज वह भूमि होती है जहां पर प्रतिवर्ष कृषि कार्य किया जाता है। जहां पर प्रतिवर्ष कृषि कार्य किया जाता है। पोलज के बाद में सेकंड पार्टीशन आता है परती। परती भूमि वह होती है जहां एक साल छोड़कर कृषि कार्य किया जाता है, उसे परती कहते हैं। उसके बाद तीसरा पार्टीशन आता है चाचर। चाचर के अंतर्गत वह भूमि जहां 3-4 वर्ष छोड़कर कृषि कार्य किया जाता है। उसके बाद फोर्थ पार्ट आता है इसका बंजर का। बंजर के अकॉर्डिंग अनउपजाऊ भूमि को बंजर कहा जाता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। टोडरमल के द्वारा 1570 में भूमि का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किस प्रकार से हमें रेवेन्यू एक्सेप्ट करना है। इसके अकॉर्डिंग टोडरमल के द्वारा 4 भागों में जो जमीन होती है, भूमि होती है, उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ पार्ट होता है पोलज, जहां पर प्रति वर्ष कृषि कार्य होता है, उसे पोलज कहा जाता है। उसके बाद सेकंड पार्टीशन आता है परती, जहां 1 साल छोड़कर दूसरे साल वापस खेती की जाती है, उसे परती कहा जाता है। आफ्टर देन थर्ड पार्टीशन आता है चाचर, जहां 3-4 वर्ष ड्रॉप आउट करके छोड़कर वापस खेती की जाती है, उसे चाचर कहा जाता है। और फोर्थ पार्टीशन आता है बंजर, अनउपजाऊ भूमि को बंजर कहा जाता है। ये था टोडरमल का क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को जाब्ती व्यवस्था भी कहा जाता है। जाब्ती व्यवस्था क्लासिफिकेशन कर दिया तो अब जैसे अपन लैंड रेवेन्यू लेंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। उसके बाद में 1580 में आईना ए दहसाला आता है। आईना ए दहसाला आता है, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है।
जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्या होता है ये समझना। 1580 में क्या होता है, टोडरमल के द्वारा भू राजस्व होता है। भू राजस्व होता है वह पिछले 10 वर्षों का औसतन एवरेज औसतन उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जिसे टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। जिसे टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। समझना अब क्या होता है आयना एदेशाला या टोडरमल बंदोबस्त। जैसा कि भू राजस्व लैंड रेवेन्यू से संबंधित जो भी चेंजेज होते हैं, जो भी सुधार होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, सारे के सारे अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा करवाए जाते हैं। टोडरमल 1570 में जाब्ती व्यवस्था तथा 1580 में आयना ए देशाला लेकर आता है। आयना ए देशाला को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, भू राजस्व पिछले 10 वर्षों का औसतन, मतलब कि आपके पिछले 10 वर्षों की कितनी उपज है, उस उपज का औसतन भू राजस्व लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। औसतन उपज के आधार पर निर्धारित किया गया, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। एक बात का और ध्यान रखना आप, मुगल काल में भू राजस्व, मुगल काल में भू राजस्व 1/3 लिया जाता था। 1/3 लिया जाता था, 1/3 लिया जाता था। मुगल काल में जो लैंड रेवेन्यू था वो 1/3 लिया जाता था। और एक बात का और ध्यान रखना, 1587 में सिकंदरी गज को हटाकर इलाही गज का प्रयोग किया गया। इलाही गज का प्रयोग किया गया था, जो कि लगभग कहते हैं 33 अंगुल 41 अंगुल लंबा था। एक देखना यहाँ पर आप कंसेप्ट और क्लियर करना, एक तनब आता है, तनब जो भूमि को नापने की रस्सी होती हैं, जो भूमि को नापने की रस्सी होती हैं, उसे तनब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तनब। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लीजिए। आफ्टर देन भू राजस्व में लेकर एक शब्द आता है अमल ए दस्तूर। अमल ए दस्तूर क्या होता है, अमल ए दस्तूर? अमल ए दस्तूर के अंतर्गत फसलों का या फसलों की कीमत का जो निर्धारण किया जाता है,
कीमत का जो निर्धारण किया जाता है उसे अमल ए दस्तूर कहा जाता है। आफ्टर देन भू राजस्व में एक शब्द आता है इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा, इस इजारेदारी प्रथा का संबंध मुगल सम्राट शाहजहां से होता है। इस इजारेदारी प्रथा का संबंध किससे होता है? शाहजहां से। कहता है शाहजहां के द्वारा इजारेदारी प्रथा प्रारंभ करवाई गई थी। अब जैसे ये अमल दस्तूर फसलों का कीमत निर्धारण, जैसे कि अपने कृषि विभाग द्वारा वर्तमान समय में भी एक निश्चित समर्थित मूल्य होता है, जो न्यूनतम समर्थित मूल्य होता है जिस पर आपकी उपज है जो गवर्नमेंट खरीदती है। उस समय भी ऐसा था अमल दस्तूर के नाम, जिससे कि जो प्रशासन था मुगल प्रशासन, वह किसी वस्तु या किसी अनाज का फिक्स कर देती कि ये इतने रुपए से कम नहीं खरीदा जाएगा। और वर्तमान में इसका नया रूप आता है न्यूनतम फसल समर्थित मूल्य, जिसे गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। और इजारेदारी प्रथा का संबंध किससे है? शाहजहां से। आज की क्लास में इतना ही। लॉट ऑफ थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।